हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर एक नए थिंकर के साथ। रॉबर्ट के मर्टन। इनका जन्म 4 जुलाई 1910 को फिलाडेल्फिया, अमेरिका में हुआ और मृत्यु 23 फरवरी 2003 में हुई। मर्टन टालकट पार्सन्स के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? टालकट पार्सन्स के। कार्यक्षेत्र: इन्होंने मुख्य रूप से कोलंबिया विश्वविद्यालय से 1941 में अपना शैक्षणिक और शोध कार्य पूर्ण किया। मर्टन ने अपने गुरु पार्सन्स के सामाजिक व्यवस्था सिद्धांत की आलोचना की। कौन थे मर्टन के गुरु? पार्सन्स। पार्सन्स का मानना था कि समाज में सब कुछ व्यवस्था और संतुलन बनाए रखने के लिए काम करता है। जो भी है समाज में उस व्यवस्था और संतुलन बनाए रखने के लिए काम करता है, जबकि मर्टन ने कहा कि यह हमेशा सच नहीं होता। मर्टन का मानना था कि यह हमेशा सच नहीं होता। मर्टन ने प्रकार्यवाद को अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए संरचनात्मक प्रकार्यात्मक मॉडल पैराडाइम प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने प्रकार्यात्मक विश्लेषण के 11 आयाम बताए। कितने आयाम बताए? 11। मर्टन का मानना था कि समाज की हर चीज केवल अच्छा काम नहीं करती, बल्कि इसमें कुछ अप्रकट कार्य या अकार्य भी होते हैं। फिर है विसंगति, एनोमी या प्रतिमानहीनता का सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मर्टन से पहले एनोमी शब्द का प्रयोग इमाइल दुर्खीम ने किया था, जिसे दुर्खीम ने मानसिक स्थिति माना था, लेकिन मर्टन ने एनोमी को एक सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा के रूप में देखा है। एनोमी को एक बार समझते हैं कि एनोमी होती क्या है। जब सांस्कृतिक लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के संस्थागत साधनों के बीच का संतुलन भंग हो जाता है, तो समाज में एनोमी प्रतिमानहीनता पैदा होती है। अब जैसे समाज में बात है कि अमीर बनो, समाज कहता है कि अमीर बनो, लेकिन जो व्यक्ति गरीब हो गया या मध्यम वर्ग का हो गया और ईमानदारी से काम करता हो, तो वो तो एकदम अमीर नहीं बन सकता। हाँ, कोई ऐसे भी व्यक्ति होते हैं कि छल कपट कर लेते हैं या फिर थोड़ा सा हेरा फेरी करके अमीर बन जा या फिर अच्छे पैसे कमा लें। लेकिन जो अच्छा इंसान होगा, जो एक जिसकी ये सोच होगी कि हाँ मेहनत से करना है, तो इतनी जल्दी सही पैसा नहीं कमा पाता और इतनी जल्दी अमीर भी नहीं बन पाता, तो व्यक्ति में तनाव भी आता है और इसी तनाव के कारण अपराध उत्पन्न होता है। तो फिर अपराध उत्पन्न होता है तो जो है व्यक्ति अपराध का रास्ता अपना लेता है। यही प्रतिमानहीनता होती है। मर्टन ने सन 1939 में अपनी पुस्तक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में अमेरिकी समाज के आधार पर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? एनोमी का। उन्होंने एनोमी के 2 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? 2 प्रकार बताए। पहला, सांस्कृतिक लक्ष्य, समाज द्वारा तय किए गए वे लक्ष्य जिन्हें प्राप्त करना हर व्यक्ति चाहता है, जैसे पैसा हो गया और सफलता होगी, अमीर बनना हो गया, पद हो गया, तो ये क्या हो गया? ये हर व्यक्ति चाहता है, तो इसे क्या कहेंगे? सांस्कृतिक लक्ष्य कहेंगे। दूसरा हो गया संस्थागत साधन, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के समाज द्वारा स्वीकृत और कानून सही रास्ते, जैसे ईमानदारी से पढ़ाई करना, कड़ी मेहनत करना, नौकरी करना, व्यवसाय करना। तो ये क्या हो गया? संस्थागत साधन। और इन्हीं के बीच संतुलन भंग होना क्या होता है? एनोमी होता है। अब आते हैं मर्टन का विचलन एवं अनुकूलन मॉडल। मर्टन ने बताया कि जब समाज के सांस्कृतिक लक्ष्य और उन्हें पाने के संस्थागत साधनों के बीच तालमेल नहीं बैठता, तो व्यक्ति 5 तरीकों से व्यवहार करता है। क्या तरीके हैं वे? पहला है अनुकूलन, फिर है नवाचार, फिर सांस्कृतिक, फिर प्रत्यावर्तन और फिर विद्रोही। इसे दर्शाने के लिए उन्होंने गणितीय चिन्हों का प्रयोग किया। पहला क्या है? अनुकूलन। इसमें व्यक्ति समाज के लक्ष्यों को भी स्वीकार करता है और उन्हें पाने के लिए सही साधनों का भी उपयोग करता है।
जैसे एक छात्र कड़ी मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करके अच्छी नौकरी प्राप्त करता है। फिर है नवाचार। इसमें व्यक्ति समाज के लक्ष्यों जैसे अमीर बनना या सफल होना तो चाहता है, लेकिन वैध साधनों को ना अपनाकर गलत रास्ते को अपनाता है। तो ये क्या हो गया? ये नवाचार हो गया। जैसे परीक्षा में पास होने के लिए नकल करना, या फिर अमीर बनने के लिए चोरी करना, घूसखोरी करना। तो ये क्या हो गया? ये हो गया नवाचार। फिर है संस्कारिता। इसमें क्या है? इसमें व्यक्ति बड़े लक्ष्यों या सपनों की उम्मीद छोड़ देता है। जो उसके लक्ष्य हैं या सपने हैं तो उनकी उम्मीद वो छोड़ देता है, लेकिन बस क्या करता है, नियम कायदे और कानून जो होते हैं उनको बिना किसी सोचे समझे अंधभक्त की तरह उनका पालन करता है। जैसे हो गया सरकारी कर्मचारी। इसमें क्या होता है, एक सरकारी कर्मचारी जो होता है बिना किसी लक्ष्य के वह रोज ऑफिस जाता है और फाइलों के नियम कानूनों के आधार पर ही उनको पूरा करता है। तो ये क्या हो गया? संस्कारिता। प्रत्यावर्तन। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति समाज के लक्ष्य और साधन दोनों से ही पूरी तरह वंचित होता है और समाज से मानसिक या शारीरिक रूप से कट जाता है, जैसे कोई शराबी हो गया। फिर है विद्रोही। इसमें भी जो व्यक्ति है वो समाज के लक्ष्य और साधन दोनों को ही नहीं मानता और उनकी जगह नए लक्षण और नए लक्ष्य और नए साधनों को अपनाना चाहता है। फिर है प्रकार्यवाद। मेलोनोवस्की और रेडक्लिफ ब्राउन जैसे मानव शास्त्रियों का मानना था कि समाज की हर संस्था या रीति रिवाज केवल अच्छा और उपयोगी कार्य ही करती हैं। लेकिन मर्टन ने इस बात का खंडन किया और उनके प्रकार्यवाद में संशोधन किया। मर्टन ने कहा कि समाज की हर परंपरा या संस्था जरूरी नहीं कि सभी के लिए फायदेमंद हो। उसके कुछ नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं। मतलब हर कार्य अच्छा ही नहीं होता, वो गलत भी हो सकता है। फिर है पैराडाइम का विस्तृत रूप। मर्टन ने प्रकार्यात्मक विश्लेषण को वैज्ञानिक बनाने के लिए एक अध्ययन विधि पैराडाइम दी, जिसमें उन्होंने कुल 11 पद शामिल किए। इसमें इसी के तीसरे पद में मर्टन ने प्रकार्य के विभिन्न रूपों की व्याख्या की, जैसे प्रकार्य, दुष्प्रकार्य, प्रकट कार्य और अप्रकट प्रकार्य। तो पहला क्या है? प्रकार्य। प्रकार्य समाज के वे परिणाम जो प्रत्यक्ष, दृश्यमान और उद्देश्यपूर्ण होते हैं, जैसे कि स्कूल का काम है शिक्षा देना। फिर क्या है? दुष्प्रकार्य हैं। ये दुष्प्रकार्य क्या होते हैं? दुष्प्रकार्य वे होते हैं जो समाज की व्यवस्था में बाधा डालते हैं या समाज को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे जाति प्रथा हो गई, भेदभाव करना हो गया। तो ये क्या हो गया? दुष्प्रकार्य हो गए। फिर है प्रकट प्रकार्य। प्रकट प्रकार्य क्या होते हैं? प्रकट प्रकार्य वे होते हैं जो सोच समझकर और जानबूझकर किए जाते हैं, जबकि अप्रकट प्रकार्य वे होते हैं जो बिना सोचे समझे अचानक से हो जाते हैं। दुष्कार्य। मर्टन ने पारंपरिक प्रकार्यवादियों जैसे पार्सन्स, मेलोनोवस्की की इस बात के लिए आलोचना की थी कि वे समाज में सब कुछ अच्छा और सकारात्मक मानते थे। मर्टन ने कहा कि समाज की कई रीति रिवाज और संस्थाएं ऐसी हैं जो व्यवस्था को नुकसान भी पहुंचाती हैं, जिन्हें हम दुष्प्रकार्य या दुष्कार्य कहते हैं। जैसे धर्म और जाति पर आधारित संघर्ष हो गया, तो क्या हो गया? एक दुष्कार्य हो गया। फिर उन्होंने 7वें मद में प्रकार्यात्मक विकल्प की चर्चा की। इसमें मर्टन ने 11 पदीय पैराडाइम के जो 7वां पद था उसमें स्पष्ट किया कि समाज की किसी भी जरूरत को पूरा करने के लिए केवल एक ही संस्था अनिवार्य नहीं है। एक क्या नहीं है? एक संस्था अनिवार्य नहीं है समाज की जरूरत पूरा करने के लिए। अगर एक संस्था अपना काम न करे तो उसकी जगह प्रकार्यात्मक विकल्प लाया जा सकता है। फिर है मध्यवर्ती सीमा
सिद्धांत। मर्टन का मानना था कि समाज शास्त्र में दो अतिवादी दृष्टिकोण पाए जाते हैं। कितने? दो। पहला है वर्ध सिद्धांत, फिर है अतिसीमित सिद्धांत, और इनके मध्य का क्या हो गया? मध्यम मार्ग का सिद्धांत। तो पहला क्या है? वृद्ध सिद्धांत। टालकट पार्सन्स जैसे विचारकों के सिद्धांत जो पूरे समाज के लिए एक बड़ा व्यापक ढांचा बनाते हैं, लेकिन इनका व्यवहारिक परीक्षण करना बहुत मुश्किल है, तो वो क्या हो गया? वृहद सिद्धांत हो गया। फिर अतिसीमित क्या है? बहुत से छोटे स्तर के तथ्य या आंकड़े जो केवल एक छोटी सी घटना तक सीमित रह जाते हैं, तो इनसे समाज का बड़ा चित्र समझ नहीं आता, तो ये क्या हो गया? ये अतिसीमित हो गया। फिर है मध्यम मार्ग का सिद्धांत, मिडिल पथ। मर्टन ने इन दोनों के बीच का मध्यम मार्ग अपनाया और मध्यवर्ती सीमा सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत सामान्य सिद्धांतों और छोटे स्तर की कार्यकारी परिकल्पनाओं के बीच स्थित होते हैं। ये सिद्धांत ऐसे होते हैं जो इतने व्यापक भी नहीं होते और कई घटनाओं को समझा सकें, और इतने व्यवहारिक भी नहीं होते कि शोध के माध्यम से इनका परीक्षण किया जा सके। तो ये क्या होते हैं? मध्यम मार्ग के सिद्धांत। ये क्वेश्चन है, पार्सन्स के व्यवस्था सिद्धांत को दर्शन पद्धति का सिद्धांत किसने कहा? तो किसने कहा था? मर्टन ने। अब आता है संदर्भ समूह। संदर्भ समूह वह समूह होता है जिसका व्यक्ति स्वयं सदस्य तो नहीं होता, लेकिन उस समूह का सदस्य बनने की इच्छा रखता है। संदर्भ समूह। हर्बर्ट हाइमन, इन्होंने अपने लेख द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस 1942 में मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले सापेक्षिक वंचन के आधार पर संदर्भ समूह शब्द का प्रयोग किया। फिर सैमुअल ए स्टोफर ने 1950 में द अमेरिकन सोल्जर्स में संदर्भ समूह का वर्णन समाजशास्त्र में किया। याद रखिएगा कि मर्टन ने सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में मध्यवर्ती सिद्धांत एवं संरचना प्रकार्यवादी का पैराडाइम प्रस्तुत किया था। किसमें? सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। मर्टन ने अपनी इसी पुस्तक में सन 1965 में संदर्भ समूह पर व्यापक अध्ययन किया। संदर्भ समूह की परिभाषा देख लेते हैं। संदर्भ समूह वह होता है जिसमें व्यक्ति उस समूह का सदस्य नहीं होता, लेकिन बनने की इच्छा रखता है। संदर्भ समूह प्रत्याशी सामाजिकरण से जुड़ा होता है। प्रत्याशी सामाजिकरण क्या होता है? प्रत्याशी सामाजिकरण में व्यक्ति जिस समूह का सदस्य बनना चाहता है वह पहले से ही उस समूह के लोगों की तरह बोलना, कपड़े पहनना और व्यवहार करना शुरू कर देता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी के जैसा बनना चाहता है तो वह उसकी तरह बोलना, उसकी तरह कपड़े पहनना, तो ऐसे शुरू कर देता है। तो क्या होता है? प्रत्याशी सामाजिकरण। ये क्वेश्चन बनता है, संदर्भ व्यक्ति की अवधारणा किसने दी? तो किसने दी? मर्टन ने। फिर है संदर्भ समूह के प्रकार। मर्टन ने संदर्भ समूह के वर्गीकरण को मुख्यतः इन भागों में बांटा है। पहला है सदस्यता मूलक व गैर सदस्यता मूलक। सदस्यता मूलक क्या हो गया? यह वह समूह है जिसका व्यक्ति वास्तव में वर्तमान में मतलब अभी जो है सदस्य है, जैसे उसका अपना परिवार हो गया या कॉलेज हो गया। फिर दूसरा क्या है? गैर सदस्यात्मक मूलक। इसमें क्या है? वह व्यक्ति जिसका व्यक्ति सदस्य नहीं होता जिस समूह का, लेकिन उस समूह में शामिल होना चाहता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? गैर सदस्यता। फिर है सकारात्मक एवं नकारात्मक। सकारात्मक में क्या हो गया? इसमें वे मूल्य और व्यवहार जो व्यक्ति स्वीकार करता है और उनके जैसा बनना चाहता है। और नकारात्मक में क्या हो गया? इसमें वे नियम और व्यवहार और जैसे तौर तरीके हो गए जिसे व्यक्ति स्वीकार नहीं करता और उनके बिल्कुल अलग उनके विपरीत व्यवहार करता है, तो वो क्या हो गया? वो नकारात्मक। फिर है संदर्भ समूह की अवधारणा का भारतीय संदर्भ में प्रयोग। तो वाई वी दामले, इन्होंने भारत में जातिगत गतिशीलता को समझाने के लिए मर्टन के संदर्भ समूह सिद्धांत का प्रयोग किया। और ओ एम लिच, इन्होंने अपनी प्रसिद्ध बुक द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी में आगरा के जाटव समाज के अध्ययन में संदर्भ समूह सिद्धांत के माध्यम से
उनमें आई सामाजिक गतिशीलता का विश्लेषण किया। फिर संस्कृतिकरण, एम.एन. श्रीनिवासन की संस्कृतिकरण की अवधारणा भी मूल रूप से संदर्भ समूह सिद्धांत पर आधारित है, जहां निम्न जातियां उच्च जातियां और अपना संदर्भ समूह मानकर उनके रीति रिवाज को अपनाती हैं। आइए अब इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं। पहली है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी इन 17th सेंचुरी, इंग्लैंड 1938, ये इनकी प्रथम पुस्तक थी। फिर है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर 1949, ये बुक इम्पोर्टेंट है, इसमें ही इन्होंने एनोमी, संदर्भ समूह और मध्यवर्ती सिद्धांत दिए। फिर है द सोशोलॉजी ऑफ साइंस 1973, और फिर है सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी। तो ये थी इनकी कुछ इम्पोर्टेंट बुक। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे हेड रिटन नोट्स आपकी समझ आए हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए थिंकर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।